हेलो बच्चों, हम संचय क्रमांक 5 परिवर्तन की परख इसमें आज एक नई कहानी सुनेंगे। पर कहानी की ओर जाने से पहले आप हमें बताइए, क्या आपको याद है वो बुद्धूराम नाम का लड़का जो जीवन का संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए हिमालय गया था? और वो बुद्धिराम बाबा जिन्होंने बिना थके बुद्धूराम के सभी सवालों के जवाब भी दिए और परिवर्तन निरंतर है यह ज्ञान का मंत्र भी दिया। बिल्कुल सही पहचाने। तो आज हम बुद्धूराम और बुद्धिराम की अगली मुलाकात की कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है एक नया भारत। ये इस कहानी का भाग 1 है। तो बच्चों, चल पड़ते हैं आज की कहानी की ओर। बुद्धिराम बाबा के आने के इंतज़ार में बुद्धूराम अपनी चमकती सुनहरी पीली मोटरसाइकिल को और भी चमका रहा था। आज का प्रोग्राम था बाजार की सैर और ख़रीदारी। सो बुद्धू आज बहुत खुश था। बुद्धिराम को कुछ किताबें खरीदनी थी, पर उनके ज़माने की सभी दुकानें गायब थी। वहाँ कुछ और ही बिक रहा था। सो कोई नई अच्छी दुकान ढूंढनी थी। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। बुद्धिराम पधारे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हुए। बुद्धूराम ने काले चश्मे पहने, साइकिल का शीशा ऐसे ही जरा हिलाया और पैडल को किक मारी। ब्रूम ब्रूम की आवाज़ के साथ चल पड़े दोनों। साइकिल उड्डान पुल से उड्डान पुल पार करते जैसे हवा में उड़ रही थी। देखते ही देखते वे दोनों मुंबई की लोअर परेल इलाके में पहुंच गए। जहां देखो बड़े बड़े विज्ञापन पट्टों पर फिल्मों के इश्तहार के अलावा क्या क्या बिकाऊ था। नई बैंकों से आकर्षक कर्ज, दूर दराज की हवाई सैर, मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट कार्ड आदि आदि। बुद्धिराम ने देखा कि रास्ते पर कई तरह की कारें दिख रही थी और जहां देखो ऊंचे बहुमंजिली मकानों के मीनार दिख रहे थे। इस नज़ारे के पीछे मुंबई की मिलें दिख रही थी, कुछ पुरानी तो कुछ बिल्कुल खंडर जैसी। अब बुद्धिराम ने इस इलाके को पहचाना। अरे, यह तो मुंबई का मिल का इलाका है। यहाँ तो सिर्फ मिलें और मिल मजदूर के मकान थे। उनका क्या हुआ, आपको अभी पता चलेगा। ऐसे कहते बुद्धूराम ने एक भव्य विशाल द्वार की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमाई। बाबा अपने ज़माने के मुंबई के बारे में सोच रहे हैं और बुद्धिराम बाबा यहाँ अपनी ज़माने की चीज़ें जो थी वो ढूंढ रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, उस विशाल द्वार के अंदर तो एक बड़ा संकुल था, यानी कि कॉम्प्लेक्स। कई बहुमंजिली इमारतें, दुकानें, फव्वारे, उद्यान और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पहचाना इस जगह को? बुद्धूराम ने बाबा से पूछा। यह आपकी पुरानी मिलों में से एक है। कुछ वर्ष पहले यहाँ की ज़्यादातर मिलें बंद पड़ गई। अब ये खरीदारी का बाज़ार है। हम इसे शॉपिंग मॉल कहते हैं। आप लोगों को भी पता है ना, हम मॉल में जाते हैं तो उसी मॉल की बात चल रही है ये। यहाँ सब कुछ मिलता है, खाना, कपड़े, जूते, सौंदर्य के साधन, खिलौने, फ्रिज, टीवी, मिक्सर, पंखे, सब कुछ। यहाँ तरह तरह की होटल है, वीडियो पार्लर है। जो चाहो वो यहाँ मिल जाएगा। इस बात की तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। अब हमारी मुंबई भी दुनिया के बड़े बड़े शहरों की बराबरी में है, एकदम वर्ल्ड क्लास। बुद्धूराम की आवाज़ में अपने देश की प्रगति के लिए गर्व यानी प्राउड झलक रहा था। पर ये मिलें भी तो देश की प्रगति का प्रतीक थी। ये बंद कैसे हो गई? बुद्धिराम का दिमाग उसी मुद्दे पर अटका था कि मिलें कैसे बंद हुई। फिर अपने दोस्त की खातिर मन की उदासी छिपाकर उन्होंने विषय बदल दिया। पर पहले ज़रा तुम्हारी मोटरसाइकिल हटाते हैं। हमने गलती से इसे विदेशी गाड़ियों की प्रदर्शनी में बीचों बीच ही खड़ा कर दिया है। ऐसे बुद्धिराम बाबा बुद्धूराम को बोले। तो बुद्धूराम एकदम से हंसने लगा। अरे, ये कोई प्रदर्शनी नहीं है, निजी वाहनों का पार्किंग लॉट है। यानी कि जो मॉल में गाड़ी पार्किंग करने की जगह होती है, वहाँ पे बुद्धूराम ने अपनी गाड़ी लगा दी थी। यहाँ अपना वाहन रखकर हम खरीदारी करने जाएंगे। आप सचमुच बहुत वर्षों के बाद आए हो।
अपने रास्ते पर कई नई नई गाड़ियाँ नहीं देखी? अब कई विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में कारखाने लगाए हैं। तरह तरह की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, स्कूटर अब यही बनते हैं। मेरी वाली भी विदेशी है, ऐसे बुद्धूराम ने बाबा को कहा। पर जब मैं 25 वर्ष पहले यहाँ आया था, तब तो 2 या 3 कंपनियों की ही गाड़ी बनती थी। ये सभी भारतीय कंपनियाँ थी। दरअसल हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद आत्मनिर्भरता की राह पर चलना शुरू किया था और तय किया था कि हम सभी चीज़ें खुद बनाएंगे, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और वैसे भी उस वक्त गाड़ियों के लिए 10-20 कंपनियां होना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। बुद्धिराम ने जवाब में कहा। वह तब की बात थी, अब तो सब कुछ बदल गया है। सरकार के विचार, उनकी नीतियाँ बदल रही है। चलो अंदर जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे कहते हुए बुद्धूराम बाबा को मॉल की तरफ लेकर गया। अब आगे बाबा और बुद्धूराम दोनों मॉल के अंदर पहुँच गए। आप सभी को तो पता है मॉल के अंदर किस तरीके का माहौल रहता है, कैसी दुनिया होती है मॉल की। तो मॉल में पहले वे पुरुषों के कपड़ों वाली मंजिल पर गए, यानी कि जहाँ पे पुरुषों के कपड़ों का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर। जितनी दूर नज़र डालो शर्ट ही शर्ट दिख रहे थे। एक सेल्समैन आगे बढ़ा और बुद्धूराम के कॉलर का नाप लेकर उन्हें सही नाप के शर्ट दिखाने लगा। बुद्धूराम शर्ट चुनने लगा, पर बुद्धिराम की नज़र तो कीमतों के लेबल पर थी। यह एक शर्ट की कीमत है, इतना महंगा? क्या यह विदेशी है? जो भी हो, मुझे शर्ट नहीं लेनी, किताबों की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि वे इन शर्टों जितनी महंगी न हो, ऐसे बुद्धिराम बाबा ने बुद्धूराम को कहा। पर आपके कपड़े इतने पुराने स्टाइल के हैं, 1-2 शर्ट तो ले लीजिए मेरी तरफ से, पैसों की चिंता मत कीजिए, ऐसे बुद्धिराम बाबा को बुद्धूराम ने मिन्नत भरे स्वर से कहा। बुद्धिराम सोचते रहे कि यह नौजवान इतना अमीर तो नहीं लगता, इसे पैसे की तो सोचनी चाहिए। पर बुद्धूराम तो चल पड़ा था शर्ट के पैसे चुकाने। उसने जेब से बटुआ निकाला। बटुआ काफ़ी हल्का दिख रहा था, पर बुद्धूराम ने उसमें से एक प्लास्टिक का कार्ड निकाला और एक आदमी को थमा दिया। उसने कार्ड एक मशीन में डाला और निकाल कर लौटा दिया। बुद्धूराम ने बुद्धिराम को सब समझाया। इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। नगद पैसों के बजाय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक से या क्रेडिट कंपनी से यह मिलता है। दुकानदार सीधे उनको मेरा बिल भेजेंगे और कार्ड वाले उसका पैसा तुरंत अदा कर देंगे। हर महीने के अंत में मेरी तरफ से अदा हुए सभी बिल मुझे भेजे जाएंगे। इस सुविधा के लिए वे मुझसे छोटी सी फ़ी लेंगे, बस। यह बहुत काम की चीज़ है, खासकर जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उस वक्त जेब में पैसे ना हो। आजकल ज़्यादातर बैंकें यह सुविधा देती है और सभी बड़ी दुकानों में ये चलते हैं। पता है ना, हम लोग भी एटीएम कार्ड द्वारा पैसे दुकान वाले को देते हैं। वही बात वो बाबा को समझा रहा है। बुद्धिराम को बात कुछ जमी नहीं। वहाँ से निकलते उन्होंने तीर मारा। तो यह कार नगद पैसों के बदले में भले ही हो, पर है तो कर्जा ही ना। उसे चुकाने के लिए पैसे तो चाहिए, जेब में या फिर बैंक में। ऐसे ही उधारी का माल खरीदते रहोगे तो कई सुविधा की दुविधा न बन जाए, ऐसे बाबा ने बुद्धूराम को एक तीर के स्वरूप में कह दिया और वो वहाँ से निकलने लगे। अब और कहीं नहीं, किताबों की दुकान पर ले चलो, ऐसे बाबा ने बुद्धूराम को कहा। इतने सारे बदलाव हुए हैं कि मेरा दिमाग चकरा रहा है। मैं इन बदलती नीतियों पर कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। जब मैं इस मॉल पर नज़र डालता हूँ तो लगता है कि आज कितना सारा उपलब्ध है और यहाँ घूम रहे लोग शायद
यह सब खरीद भी सकते हैं, पर बाहर सड़क पर कुछ और ही दिखता है। और उन मिल मज़दूरों का क्या? उनकी तो रोजी रोटी, घर सब छीन गया। मेरा दिमाग सचमुच चकरा रहा है। ऐसे बाबा ने कहा। चलो और कुछ देखता हूँ, फिर आपकी समझ बढ़ेगी। ऐसे बुद्धूराम ने कहा कि हम कुछ और देखेंगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। कहते कहते बुद्धूराम उन्हें और एक फ्लोर पर मॉल के लेके गया। यहाँ हर तरह के घरेलू उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वगैरह रहते हैं, फ्रिज, टीवी वगैरह ऐसे, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बिकाऊ थी। काफ़ी भीड़ थी और हर चीज़ की कई ब्रांड यानी कि कंपनियां दिख रही थी। दसों ब्रांड के टीवी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीनें, रेडियो, कैसेट आदि। बुद्धिराम ने कीमतों की ओर झांका और पाया कि कुछ चीज़ें तो इतनी भी महंगी न थी और कुछ चीज़ें तो आसमान छू रही थी। एक कोने में बड़ा तख्त लगा था जिस पर लिखा था, कल के सपने आज साकार, 0% ब्याज पर आसान किस्तें। देखो, मैं सिर्फ 700 रुपयों में मिक्सर खरीद सकता हूँ, और वह भी किस्तों पर। हर महीने सिर्फ 100 की किस्त ने बताया। यह बात बुद्धिराम को कुछ जमी। मतलब हम जो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें खरीदते हैं उनके बारे में इस फ्लोर पर आने के बाद बुद्धूराम बाबा को बता रहा है कि शहरों के लोग अपनी ज़रूरतें, अपने सपने किस तरह से साकार करते हैं। अब वो आगे में क्या बोल रहे हैं वो हम देखेंगे। दोनों मित्र काफ़ी देर से मॉल घूम रहे थे और अब चाय की तलब लगी थी। मॉल की छत पर बगीचा नुमा होटल यानी कि बगीचा कम होटल ऐसा था, तो उस होटल में बैठकर दोनों ने चाय पीते पीते गपशप जारी रखी। यानी कि मॉल में रहता है ना कैफेटेरिया, वहाँ पे वो गए थे। बुद्धूराम ने बताया कि अब सिर्फ घरेलू चीज़ों के लिए ही नहीं, घर लेने के लिए भी कर्ज उपलब्ध है। बैंक आदि के बैंक ब्याज के कम दामों पर ये कर्ज देते हैं, यानी कि कम दाम ब्याज पर लोन मिलता है, ऐसे वो बता रहा है। इस सुविधा से आज की युवा पीढ़ी कम उम्र में खुद का घर ले सकती है। यह बात 10-20 साल पहले मुमकिन न थी। वैसे ही उच्च शिक्षा के लिए भी कर्ज मिलता है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए भी लोन मिल रहा है, ताकि मध्यम वर्गीय लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। बुद्धूराम ने यह बात बाबा को बताई और बुद्धिराम बाबा को यह बात भी पते की लगी। उनको अच्छा लगा कि लोग कर्ज लेकर सीख तो सकते हैं। चाय पीने के बाद दोनों मॉल के दूसरे हिस्सों में घूमने लगे। बदलावों की चर्चा अभी भी जारी थी। बुद्धिराम ने मान्य किया कि पहली नज़र में तो सब कुछ बेहतर दिख रहा है। सस्ते कर्ज, आसान किस्तें, क्रेडिट कार्ड, तरह तरह के उपकरण, इन सब से कई आम लोगों की ज़िंदगी पहले से अब आसान हो गई है। जैसे कि आज किस्तों वालों मिक्सर आने की वजह से बुद्धूराम को पैसे जुटाने में और बुद्धूराम की माँ को खाना बनाने में आसानी हो गई है। पर मुझे यह बात चुभ रही है कि सिर्फ जो लोग ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं उन्हें फ़ायदा हुआ। मॉल के बाहर ही हम सड़कों पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही है, वो जो खुले संडास और छत जो दिख रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी झोपड़ियाँ दिख रही है, ये याद करते बुद्धिराम बाबा ने कहा कि इनके पास न किस्तों में चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं, न बैंक में रखने के लिए धन। इन नई नीतियों से इनको कोई फ़ायदा नहीं। इतना ही नहीं, इतनी समृद्धि के उजाले में इनकी ज़िंदगी और भी अंधेरी और भी मायूस दिखती है। क्या फ़ायदा उन बदलावों का जो देश के ज़्यादातर लोगों को छुए तक नहीं। मतलब जो रोड पर झुग्गी झोपड़ियाँ और गरीब लोग दिख रहे हैं, जिनके पास ये सब खरीदने के तक पैसे नहीं, उनके बारे में आप बाबा बात कर रहे हैं। पर
बस हुई ये चर्चा, अब मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारी चुनौती की ओर खींचना चाहूँगा। याद है हम यहाँ क्यों आए थे? वह चीज़ जो इतने बड़े बाजार में न मिली। हाँ भाई, किताबों की दुकान। चलो कहीं और जाकर ढूंढते हैं, कहकर बुद्धिराम पार्किंग लॉट की ओर चल पड़े। पीछे पीछे चुपचाप बुद्धूराम चल रहा था। यानी कि वो मॉल में उनको किताब नहीं मिली, तो अब वो किताब लेने के लिए बाहर निकल गए।